चेतन भारत लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज से हम समष्टि अर्थशास्त्र की शुरुआत करने जा रहे हैं और मैंने पहले भी आपको बताया है कि समष्टि अर्थशास्त्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह आपका आधार मजबूत कर देता है इस विषय में। इसीलिए समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित जितने भी लेक्चर होंगे, प्लीज उन्हें ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि अगर आपसे थोड़ी भी चूक हुई अपने ध्यान में तो आपका समष्टि अर्थशास्त्र और पूरा का पूरा अर्थशास्त्र का विषय बिगड़ जाएगा। इसीलिए खासकर इन लेक्चर श्रृंखलाओं को जो समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक सुनिएगा। चलिए, समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित जो लेक्चर्स होंगे, जो विषयों पे हम नजर डालेंगे, उनमें से सबसे पहला विषय होगा राष्ट्रीय आय लेखांकन, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। इस विषय में हम जीडीपी जैसी अवधारणाओं से परिचित होंगे। सकल घरेलू उत्पाद, हम सब सकल घरेलू उत्पाद के बारे में सुनते हैं, जीडीपी के बारे में सुनते हैं। बहुत सारे हमारे मंत्रीगण, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स ये बोलते हैं कि भारत की जीडीपी बढ़ रही है, भारत की जीडीपी घट रही है। बढ़ रही है तो अच्छी खबर है, घट रही है तो बुरी खबर है। पर हमें यह तो पता होना चाहिए कि जीडीपी है क्या होती है जीडीपी, और इसके बढ़ने या घटने से हमारे जीवन पे क्या इंपैक्ट आता है, हमें पता तो होना चाहिए ना। तो आज का जो विषय होगा राष्ट्रीय आय लेखांकन का, उसमें हम जीडीपी जैसे जटिल कॉन्सेप्ट, जटिल अवधारणा, वैसे मैं सरल अवधारणा ही इसे कहूंगा, पर आप सबको शायद लग रही होगी अभी जटिल अवधारणा, तो जीडीपी जैसी अवधारणा, चाहे वो जटिल हो या सरल हो, उससे परिचित होंगे। और अगर अभी तक आपको यह अवधारणा जटिल लगती थी तो मैं इसे सरल बना दूंगा, मैं आपको वादा करता हूं। चलिए, राष्ट्रीय आय लेखांकन से जो जुड़े हुए विषय हैं वह क्या हैं, आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले विषय सूची पे नजर डालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ही हम बात करेंगे जीडीपी की, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद होता क्या है, यह कब बढ़ता है, कब घटता है, क्या इसके भिन्न भिन्न कंपोनेंट्स हैं, वो हम देखेंगे। फिर सकल घरेलू उत्पाद की गणना में अंतिम और मध्यवर्तीय या मध्यवर्तीय वस्तुओं का उपयोग होता है। तो ये अंतिम वस्तुएं कौन सी होती हैं, मध्यवर्तीय वस्तुएं कौन सी होती हैं, इस पे हम नजर डालेंगे। फिर पूरे के पूरे अर्थशास्त्र में कुछ चर ऐसे होते हैं जिन्हें हम स्टॉक चर कहते हैं, और कुछ चर ऐसे होते हैं जिन्हें हम प्रवाह चर कहते हैं, फ्लो वेरिएबल्स कहते हैं। तो ये स्टॉक चर और प्रवाह चर क्या है, इनकी क्या अवधारणा है, उससे हम परिचित होंगे। फिर हम आ जाएंगे जीडीपी अनुमान पद्धति पे। जीडीपी का अनुमान जो हम लगाते हैं उसकी तीन पद्धतियां हैं, तीन तरीकों से हम जीडीपी का अनुमान लगा सकते हैं। तो वह तीन तरीके कौन से हैं, उनसे हम परिचित होंगे। फिर सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित व्यापक आर्थिक समुच्चय। सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित बहुत सारी और अवधारणाएं हैं, जैसे कि जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, इनसे हम परिचित होंगे। उसके बाद आर्थिक वृद्धि के क्या चालक हैं। मैंने पहले ही लेक्चर में आपको बताया था कि जो आर्थिक वृद्धि होती है, जीडीपी होती है, जीडीपी से ही हम आकलन करते हैं ना, आर्थिक वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही। तो ये जो जीडीपी होती है या आपकी आर्थिक वृद्धि होती है, ये चार स्तंभों पे टिकी हुई है, पहले ही लेक्चर में मैंने बताया था। तो वह चार स्तंभ कौन से हैं, वह चार चालक कौन से हैं जो पूरी आर्थिक वृद्धि को चला रहे हैं, उनसे हम परिचित होंगे। और अंत में हम करेंगे जीडीपी और कल्याण। देखिए, अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, उसका मुख्य उद्देश्य है जन कल्याण। तो कैसे जीडीपी की वृद्धि से जन कल्याण होता है, और कभी कभार जीडीपी की वृद्धि तो होती है पर जन कल्याण नहीं होता। तो जीडीपी और जन कल्याण में या कल्याण में क्या कड़ी जुड़ी हुई है, क्या लिंक है इन दोनों में, उसको हम देखेंगे। तो पूरे के पूरे इस विषय में, राष्ट्रीय आय आंकलन के विषय में, हम यह उपविषय पढ़ेंगे। अब मैं आपको आज ही बता दूं कि यह जो पूरा विषय है राष्ट्रीय आय आंकलन का, इसे हम 2 लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम कुछ विषयों पे नजर डालेंगे और उसके बाद अगले लेक्चर में बाकी विषय पढ़ के समाप्त करेंगे इस विषय को। और मैं आपको वचन देता हूं कि यह लेक्चर अगर आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपको अर्थव्यवस्था की, हमारी अर्थव्यवस्था की और अर्थशास्त्र की एक नई क्लैरिटी होगी, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा इस लेक्चर को तो खासकर, ठीक है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं सीधे सीधे
जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। अब सकल घरेलू उत्पाद क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पहले परिभाषा ही देख लेते हैं, फिर उस परिभाषा को मैं आपको समझाऊंगा। जीडीपी एक विशिष्ट अवधि में किसी देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। देखिए, जीडीपी क्या है? भारत देश की सीमा के अंतर्गत, भारत देश के अंदर कितने मूल्य की वस्तुएं और सेवाएं बन रही हैं, उन सब के मूल्य को जब हम जोड़ते हैं तो हमें जीडीपी मिलती है। यह ध्यान से रखना। मान लीजिए भारत 5 पेन बनाता है, एक साल में भारत बस ये 5 पेन बनाता है, ठीक है, और हर एक पेन का मूल्य है 10 रुपए, ठीक है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे। तो पूरे एक साल में भारत अगर यह 5 वस्तुएं ही बना रहा है और हर एक वस्तु का मूल्य 10 रुपए है, तो मैं कहूंगा भारत की एक साल की जो जीडीपी है वह है 50 रुपए बस। तो एक साल में, विशिष्ट अवधि में, भारत देश अपनी सीमा के अंतर्गत जितने की वस्तुएं और जितने की सेवाएं बना रहा है, उन सब का मूल्य हम जोड़ दें तो हमें मिलता है जीडीपी। अब हां, आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि जब खबरें आप पढ़ते हो तो उसमें देखते हो भारत की जीडीपी अब हो गई है 6%, भारत की जीडीपी हो गई है 8%। यहां पे तो मैं आपको 50 रुपए 100 रुपए बता रहा हूं, और जब आप खबरें पढ़ते हो तो वहां पे 8% 6% लिखा होता है। तो ध्यान से सुनना, जो 8% लिखा होता है, जो 6% लिखा होता है, वह जीडीपी नहीं है, वह जीडीपी की वृद्धि दर है, वह जीडीपी का वृद्धि दर है, ग्रोथ रेट। मान लीजिए इस साल आपकी जीडीपी है 50 रुपए और अगले साल आपकी जीडीपी हो जाती है 60 रुपए, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल आपकी जीडीपी में कितने से वृद्धि हुई है? इस उदाहरण पे को अगर हम देखें तो मैं कहूंगा 20% से आपकी जीडीपी में वृद्धि हुई है। तो यह 20% होगा जीडीपी ग्रोथ रेट, जीडीपी वृद्धि दर। तो जो आप खबरों में सुनते हो वह जीडीपी वृद्धि दर होता है, पर जीडीपी क्या होता है? एक साल में जितनी वस्तुएं आपने बनाई हैं, जितनी सेवाएं आपने बनाई हैं, सबका मूल्य जोड़ दें तो आपको मिलेगी जीडीपी। बस इतना ही है। देखिए, इतना सरल है। अब हां, भारत की जो जीडीपी है वो 50-100 रुपए नहीं है, कई लाख करोड़ है, ठीक है, क्योंकि एक साल में, एक वर्ष में भारत बहुत सारी वस्तुएं और बहुत सारी सेवाएं बनाता है। तो भारत की जीडीपी कई लाख करोड़ों में है। हम सुनते हैं ना कि हमारे बहुत सारे मंत्रीगण कहते हैं कि भारत की जीडीपी को हम $5 ट्रिलियन तक लेके जाएंगे, जो लगभग 400 लाख करोड़ के आसपास हो जाता है ना। तो यह जीडीपी की बात कर रहे हैं। जीडीपी होता है एक साल में कितनी वस्तुएं और सेवाएं आप बना रहे हो, कितने की बना रहे हो। अब यह जो परिभाषा है ना, इसमें कुछ शब्द मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, वह शब्द बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जीडीपी एक विशिष्ट अवधि, यानी कि इसके लिए अवधि बताना जरूरी है। एक साल की जीडीपी है, एक महीने की जीडीपी है, 2 साल की जीडीपी है। आमतौर पे हम एक साल की जीडीपी ही उसी का आकलन करते हैं, अनुमान लगाते हैं। तो जीडीपी एक विशिष्ट अवधि में किसी देश के घरेलू क्षेत्र भी महत्वपूर्ण है। आगे जब हम और बहुत सारी अवधारणाएं करेंगे तो आपको यह समझ आएगा। अभी आपको याद रखना है कि भारत की सीमा के अंतर्गत, भारत का जो क्षेत्र है जिस पे भारत की सरकार का नियंत्रण है, उस जगह पे, उस क्षेत्र में जितनी भी वस्तुएं बन रही हैं, जितनी भी सेवाएं बन रही हैं, वह सारी जीडीपी के अंतर्गत होंगी। तो जीडीपी एक विशिष्ट अवधि में किसी देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित अंतिम शब्द महत्वपूर्ण है, अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। देखिए, शुरुआत में मैंने आपको बताया था 2 तरह की वस्तुएं होती हैं, अंतिम और मध्यवर्तीय, है ना। तो यहां पे जीडीपी में सिर्फ हम अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का ही उपयोग करते हैं जीडीपी के आकलन में। तो यह 3 शब्द तो आपने याद रखने हैं। 4 हो गए, विशिष्ट अवधि, घरेलू क्षेत्र, अंतिम वस्तुएं, अंतिम, और मौद्रिक मूल्य। क्योंकि जितनी भी वस्तुएं बन रही हैं, जितनी भी सेवाएं बन रही हैं, उनका मूल्य क्या है? मूल्य आपको कैसे पता चलेगा? उनका मूल्य कैसे पता चलेगा? मूल्य पता चलेगा उनके दाम से। इस पेन का कितना मूल्य है? इस पेन का मूल्य 10 रुपए
अगर इस पेन का दाम 10 रुपए है तो इस पेन का मूल्य भी 10 रुपए होगा। तो अगर आप जानना चाहते हो कि जितनी भी वस्तुएं बन रही हैं उन सबका कुल मूल्य कितना है, तो आपको सबके दाम पता लगाने होंगे और फिर उनको जमा करना होगा, जोड़ना होगा, है ना। तो मौद्रिक मूल्य, मॉनेटरी वैल्यू पता होनी चाहिए। यह 4 शब्द बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इन्हें याद रखिएगा। जीडीपी की परिभाषा बहुत ज्यादा आवश्यक है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। सकल घरेलू उत्पाद एक वर्ष में धन के निर्माण का एक मापदंड है ना। एक वर्ष में भारत देश कितना धन अर्जित कर रहा है वह बताता है जीडीपी। क्योंकि जितनी वस्तुएं आप बनाएंगे, आप बना किस लिए रहे हैं वस्तुएं, या आप सेवाएं किस लिए दे रहे हैं, पैसे के लिए ही तो दे रहे हैं। जितनी भी वस्तुएं आप बनाएंगे उसे बेचेंगे बाजार में, जितनी भी सेवाएं आप प्रदान कर रहे हैं वह बाजार में एक दाम पे प्रदान कर रहे हैं, है ना। तो जितनी भी वस्तुएं आप बना रहे हैं, जितनी भी आप सेवाएं दे रहे हैं, उससे संपत्ति अर्जित करना चाह रहे हैं, है ना। तो एक साल में जितने की आप वस्तुएं बनाएंगे, जितनी सेवाएं आप देंगे, वह एक साल में भारत की संपत्ति निर्माण गिना जाएगा। तो एक साल में भारत कितनी संपत्ति का निर्माण कर रहा है वह आपको पता चलता है वार्षिक जीडीपी से। ठीक है, एक साल की जीडीपी से। सकल घरेलू उत्पाद एक वर्ष में धन के निर्माण का एक मापदंड है। एक और वाक्य, जीडीपी एक वर्ष में एक अर्थव्यवस्था के अंतिम उत्पादन को मापता है, फाइनल आउटपुट कहते हैं। तो एक वर्ष में भारत देश का अंतिम उत्पादन, मैंने आपको कहा था अंतिम शब्द महत्वपूर्ण है, अंतिम उत्पादन को मापता है। तो यह 3 वाक्य आपको रटे होने चाहिए। एक तो जीडीपी की परिभाषा रटी होनी चाहिए। एक साल में यदि भारत 5 पेन बना रहा है, 5 रिमोट बना रहा है, इस पेन का मूल्य है 10 रुपए, इस रिमोट का मूल्य है 20 रुपए, तो भारत देश कितने की जीडीपी है भारत देश की? पेन का मूल्य अगर 10 रुपए है तो 50 हो गया, और इसका 20 रुपए है तो 100 हो गया, 150 रुपए की हमारी जीडीपी होगी। तो एक साल में जितना कुछ बन रहा है सबका मूल्य जोड़ दो, जीडीपी आपको मिल जाती है। भूलना मत, जीडीपी और जीडीपी वृद्धि दर के बीच का अंतर जो आप आए दिन सुनते हो 7%, 6%, वह जीडीपी वृद्धि दर है। जीडीपी तो यही है। ठीक है, अब भारत देश में भारत की जीडीपी का आकलन कौन करता है, भारत की जीडीपी का अनुमान कौन लगाता है? अब इसके लिए एक विशिष्ट मंत्रालय बनाया हुआ है। ठीक है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है, एनएसओ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा अनुमान लगाया जाता है जीडीपी का। ठीक है, तो भारत में जो जीडीपी है वह एनएसओ बताता है, और एनएसओ किस मंत्रालय के अंतर्गत है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो आपने याद रखना है, इससे संबंधित सवाल पूछा जा सकता है कि भारत में जीडीपी का आंकलन कौन सा कार्यालय करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत है? वह इस मंत्रालय के अंतर्गत है। यह आपने याद रखना है। ठीक है, तो अब हमें मूल तौर पे जीडीपी समझ आ गया कि जीडीपी है क्या। बड़ा ही सरल है इसकी अवधारणा, कुछ भी नहीं है। एक साल में भारत देश कितनी वस्तुएं और सेवाएं बनाता है, कितने की वस्तुएं और सेवाएं बनाता है ना। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। अब मैंने आपको बोला था ना अंतिम वस्तुएं, यह एक महत्वपूर्ण शब्द है। तो इसका जो महत्व है उसको समझते हैं। ठीक है, देखिए वस्तुएं जो होती हैं, वस्तुएं और सेवाएं, वस्तुएं जो होती हैं वह 2 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं मध्यवर्तीय वस्तुएं और एक होती हैं अंतिम वस्तुएं, और इनके बीच का फर्क कोई ज्यादा कठिन नहीं है, बड़ा ही सरल सा है। मैं आपको बता देता हूं। देखिए मध्यवर्तीय वस्तुएं होती हैं वह वस्तुएं जिन्हें हम आम भाषा में रॉ मटेरियल कहते हैं। किसी भी वस्तु का निर्माण जब हम करते हैं तो उसको बनाने के लिए हमें ऐसी बहुत सारी वस्तुओं की जरूरत पड़ती है जिन पे काम करके हम ये एक अंतिम वस्तु बनाते हैं। जैसे कि इस पेन को बनाने के लिए आपको प्लास्टिक चाहिए था, इस पेन को बनाने के लिए आपको इंक चाहिए थी। अब यह जो पेन होगा, यह पेन होगा अंतिम वस्तु, पर जो प्लास्टिक होगा जिसका प्रयोग किया गया था इसके निर्माण में, जो इंक होगी जिसका प्रयोग किया गया था इसके निर्माण में, उसे हम मध्यवर्तीय वस्तुएं कहेंगे।
तो मध्यवर्ती वस्तुएं वह होती हैं जिनका प्रयोग करके आप एक अंतिम वस्तु बनाते हैं। ठीक है, बस यही, बहुत ही सरल है। और अंतिम वस्तु कौन सी होगी? वह वस्तु जो अंतिम है, इसमें और कोई आप परिवर्तन नहीं कर रहे। यह अंतिम वस्तु है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहे, इसमें कुछ भी जोड़ नहीं रहे, घटा नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, वह अंतिम वस्तु है, फाइनल गुड है। अब एक बारी दोनों की परिभाषा पे नजर डाल लेते हैं। मध्यवर्तीय वस्तुएं, मुझे उम्मीद है कि आपको वैसे समझ आ गया होगा, है ना। तो मध्यवर्तीय वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग उत्पादन के एक कारक के रूप में किया जाता है। उत्पादन के लिए इनका प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। इस उद्देश्य के लिए वह उत्पादन प्रक्रिया से गुजरते हैं। तो यह भी आपने याद रखना है, मध्यवर्तीय वस्तुएं वह वस्तुएं हैं जो उत्पादन प्रक्रिया में हैं, और अंतिम वस्तु वह वस्तु है जो उत्पादन प्रक्रिया से निकल चुकी है बाहर। अब यह वस्तु बन गई है, इस पे और कोई उत्पादन प्रक्रिया चलाने की जरूरत नहीं है, पर मध्यवर्तीय वस्तुओं में उत्पादन प्रक्रिया चलाने की आपको जरूरत पड़ती है। बनती है बात? तो इन्हें हम मध्यवर्तीय वस्तुएं कहते हैं। अच्छा, अंतिम वस्तुओं की भी एक बार जरा परिभाषा देख लेते हैं। एक अंतिम वस्तु वह उत्पाद है जो उपभोग के लिए तैयार है और उत्पादन प्रक्रिया के बाहर है ना। उपभोग के लिए तैयार है। अब उपभोग के लिए तैयार है, उपभोक्ता इसे खरीद सकते हैं और अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, रोजमर्रा के जीवन में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यह अंतिम वस्तु है और यह उत्पादन प्रक्रिया से बाहर है। अब इसकी एक और तकनीकी परिभाषा है। देखिए, अंतिम वस्तुएं वह वस्तुएं हैं जो सक्रिय आर्थिक प्रवाह से बाहर है। सक्रिय आर्थिक प्रवाह, एक्टिव इकोनॉमिक फ्लो। अब यह क्या होता है? देखिए, जो पूरा उत्पादन प्रक्रिया होती है ना, उसे हम एक नदी के प्रवाह की तरह देखते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दे देता हूं, यह पेन ही बनाना था, तो इस पेन को बनाने के लिए प्लास्टिक चाहिए होगा, इस पेन को बनाने के लिए इंक चाहिए होगी। अब आप जानते हैं कि इंक भी जो होती है वह भी कुछ और चीजों की बनती है ना। प्लास्टिक भी बहुत सारी और चीजों का बनता है। तो यह जो पूरी प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया का प्रवाह है, उसे हम सक्रिय आर्थिक प्रवाह कहते हैं। जैसे कि आपने बहुत सारे जड़ी बूटियां ली, उनसे इंक बनाई, तो जड़ी बूटियों से जड़ी बूटियां एकत्रित करना चरण 1 हो गया। फिर उससे आपने इंक बनाई, वह चरण 2 हो गया। उस इंक को इस पेन में डाला, वह चरण 3 हो गया। और यह पूरा सक्रिय आर्थिक प्रवाह है। वैसे ही प्लास्टिक स्टेजेस में चलता है ना उत्पादन प्रक्रिया। जो पूरी उत्पादन प्रक्रिया है, जो पूरी अंतिम वस्तु बन रही है आपके सामने, वह एक स्टेजेस के द्वारा गुजर रही है, स्टेजेस से गुजर रही है, चरणों से निकल रही है वह बहुत सारे। इसे हम एक प्रवाह कहते हैं, है ना। तो जो मध्यवर्ती वस्तु हैं वह अभी भी सक्रिय आर्थिक प्रवाह का हिस्सा है, पर अंतिम वस्तुएं सक्रिय आर्थिक प्रवाह से बाहर हो चुकी हैं। यह बस इसके लिए तकनीकी टर्म है ना। वैसे इसका मतलब बस आपको पता होना चाहिए, तकनीकी टर्म यह होता है। बाकी ये तो समझ आ गया होगा आपको कि अंतिम वस्तुएं कौन सी हैं, मध्यवर्तीय वस्तुएं कौन सी हैं। जैसे मैं आपको एक और उदाहरण दे देता हूं। मान लीजिए भारत देश में एक ब्रेड ही बन रही है, एक ब्रेड बन रही है, एक ब्रेड का पैकेट बन रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए, और पूरे 1 साल में भारत देश में एक ही ब्रेड बन रही है, मान लीजिए, और कुछ उत्पादित ही नहीं हो रहा है। पूरे 1 साल में भारत देश में एक ब्रेड बन रही है और उस ब्रेड का मूल्य है 100 रुपए, ठीक है। पर इस ब्रेड को बनाने के लिए कनक लगी होगी, है ना। अब देखिए हुआ क्या होगा। मैं एक ब्रेड उत्पादक हूं, मैंने कहीं से कनक खरीदी होगी, किसान से कनक खरीदी होगी। मान लीजिए मैंने 40 रुपए की कनक खरीदी, ठीक है। मैंने 40 रुपए की कनक खरीदी और उस कनक से मैंने ब्रेड बना दी। तो मैंने 40 रुपए की कनक खरीदी और मैंने जो ब्रेड बनाई उसे मैंने 100 रुपयों में बेच दिया। ऐसा ही होता है, ठीक है। अब 40 रुपए की कनक को मैंने 100 रुपए की ब्रेड बना दिया। तो एक तरह से देखा जाए तो मैंने कनक के मूल्य में वृद्धि की है। मैंने जैसे ही कनक को ब्रेड बनाया तो मैंने कनक के मूल्य में वृद्धि की है। कितने से वृद्धि की है? 60 रुपए से।
तो 40 रुपए की कनक थी, उसमें मैंने अपनी मेहनत से उसमें 60 रुपए का मूल्य जोड़ा, तभी जाके ब्रेड बनी 100 रुपए की। अब यह जो 100 रुपए की ब्रेड है इसे हम कहेंगे अंतिम वस्तु, और ये जो 40 रुपए की कनक है इसे हम कहेंगे मध्यवर्तीय वस्तु। बनती है बात, है ना? इसे हम कहेंगे मूल्य, जो मैंने जोड़ा है, उत्पादक जोड़ता है जो मूल्य, ठीक है, वैल्यू एडेड। समझ आ गई बात? इस उदाहरण से मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। यह है मध्यवर्ती वस्तु और यह है अंतिम वस्तु। अब एक और चीज, कभी कभार कुछ मध्यवर्ती वस्तु अंतिम वस्तु होती हैं और अंतिम वस्तु मध्यवर्ती वस्तु होती हैं। किसी वस्तु के माथे पे नहीं लिखा हुआ है कि मैं अंतिम हूं या मध्यवर्ती हूं। यह सक्रिय आर्थिक प्रवाह से ही हमें पता चलता है कि कौन सी वस्तु मध्यवर्ती है, कौन सी वस्तु अंतिम वस्तु है। जैसे उदाहरण ही मैं आपको दे देता हूं। देखिए, इस उदाहरण में तो मैंने ब्रेड को कह दिया कि यह अंतिम वस्तु है, पर मान लीजिए ये जो उत्पादक ने ब्रेड बनाई है ये किसी होटल को बेच दी। अब उस होटल ने इस ब्रेड से सैंडविच बनाए, 150 रुपए के सैंडविच उसने बेचे, ठीक है। तो उस उदाहरण में ब्रेड जो होगी वह मध्यवर्ती वस्तु होगी और जो सैंडविच होगा वह अंतिम वस्तु होगा, है ना। मान लीजिए मैं ही एक होटल चलाता हूं और मैंने ब्रेड खरीदी, 100 रुपए की ब्रेड खरीदी, उसके अपनी जो रसोई है उसमें सैंडविच वगैरह बनाए और लोगों को आगे बेच दिए। अब जो सैंडविच बना के मैं बेच रहा हूं वह अंतिम वस्तु होगी और जो ब्रेड होगी वह मध्यवर्ती वस्तु होगी इस उदाहरण में, ठीक है। हां, अगर मैं ब्रेड बाजार से खरीदता हूं अपने घर के लिए और उसको आगे बेच नहीं रहा हूं तो ब्रेड अंतिम वस्तु होगी, पर यदि कोई होटल खरीदता है किसी ब्रेड को तो वह मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगी। तो ये इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वस्तु कौन सी है, इस बात का बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि मैंने पहले कहा, वस्तु के माथे पे नहीं लिखा हुआ है कि वह अंतिम है या मध्यवर्ती है, वह आर्थिक प्रवाह में कहां पे है उससे फर्क पड़ता है। अब होटल वाले उदाहरण में जो ब्रेड थी वो आर्थिक प्रवाह के अंतिम चरण में नहीं थी, आर्थिक प्रवाह के अंतिम चरण में सैंडविच था, इसीलिए ब्रेड हो जाती है मध्यवर्ती वस्तु। बनती है बात? और हां, जहां मैं खुद खरीद रहा था ब्रेड और मैं आगे ब्रेड के सैंडविच बना के मैं नहीं बेच रहा था, मैं तो अपने घर के लिए खरीद रहा था, तो तब ब्रेड आर्थिक प्रवाह से के अंतिम चरण में होती है, तो ब्रेड अंतिम वस्तु हो जाएगी। बनती है बात? तो इसीलिए वस्तु कहां पे है आर्थिक प्रवाह में, उस पे निर्भर करता है कि वह अंतिम वस्तु है या मध्यवर्ती वस्तु है, ठीक है। चलिए, अब एक और चीज, मैंने आपको उदाहरण दिया था जीडीपी के, जब मैंने आपको परिभाषा बताई थी तो मैंने कहा था जीडीपी में सिर्फ अंतिम वस्तुओं के ही मूल्य को जोड़ा जाता है, मध्यवर्ती वस्तु इसमें है ही नहीं। जब हम जीडीपी देखते हैं तो जितनी भी अंतिम वस्तुएं हैं उनके मूल्य को हम जोड़ते हैं तभी जीडीपी बनती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मध्यवर्ती वस्तुओं को क्यों नहीं हम उपयोग करते या मध्यवर्ती वस्तुओं को क्यों नहीं जोड़ते जीडीपी के आकलन में, जीडीपी के अनुमान में, सिर्फ अंतिम वस्तुओं को क्यों देखते हैं? क्योंकि अगर परिभाषा पे जाएं तो भारत देश में जितनी भी वस्तुएं बन रही हैं सब जीडीपी का हिस्सा होंगी, फिर हमने मध्यवर्ती वस्तुओं को क्यों हटा दिया? मैं बताता हूं। देखिए, वह इसलिए क्योंकि अंतिम वस्तु में मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य पहले से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए किसान ने बनाई कनक, यह एक मध्यवर्तीय वस्तु है, ठीक है, और ब्रेड उत्पादक ने बनाई ब्रेड, यह अंतिम वस्तु है, ठीक है। अब अगर मैं इस परिभाषा पे ना जाऊं और बोलूं कि जितनी भी वस्तुएं हैं सभी को आप जीडीपी में जोड़ दो, तो मैं जीडीपी पता कितनी निकालूंगा भारत देश की? 100 रुपए की ब्रेड हो गई, 40 रुपए की कनक हो गई, ठीक है, तो भारत की जीडीपी आती है 140। पर अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं दोहरी गणना कर रहा हूं, दोहरी गणना की भूल कर रहा हूं। कैसे? क्योंकि देखिए, ये जो 40 रुपए हैं, ये जो 40 रुपए का मूल्य है, ये पहले से ही ब्रेड के मूल्य में जुड़ा हुआ है।
ब्रेड किस चीज की बनी हुई है? 40 रुपए की कनक और 60 रुपए का मूल्य जो मैंने प्रदान किया था, मेरी मेहनत का मूल्य है ना? तो ब्रेड के 100 रुपए में पहले से ही 40 रुपए जुड़े हुए हैं। अगर मैं दोबारा से 40 रुपए को जोड़ दूंगा तो मैं कनक को 2 बारी नहीं गिन रहा, है ना? बनती है बात। तो इसीलिए हम सब सिर्फ अंतिम वस्तुओं की ही गणना करते हैं, अंतिम वस्तुओं को ही के मूल्य को ही जोड़ते हैं। वह क्यों? क्योंकि मध्यवर्ती वस्तु जितनी भी हैं सबका मूल्य पहले से ही जुड़ा हुआ है अंतिम वस्तुओं में। अगर हम अलग से मध्यवर्ती वस्तुओं को जोड़ेंगे तो हम क्या कर रहे हैं? हम दोहरी गणना की भूल कर रहे हैं। दोहरी गणना की भूल। 2 बारी जोड़ देंगे ना कनक को। कनक भी जोड़नी चाहिए क्योंकि कनक भी तो आप बना रहे हो, पर कनक का मूल्य पहले से ही जुड़ा हुआ है ब्रेड में, है ना? तो यह हमेशा याद रखना। तभी इस शब्द का बहुत ज्यादा महत्व है जीडीपी की परिभाषा में। अंतिम, हम सिर्फ अंतिम वस्तुओं को ही जोड़ते हैं जीडीपी में। मध्यवर्ती वस्तु हम इसलिए नहीं जोड़ते क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुएं पहले से ही जुड़ी हुई हैं अंतिम वस्तुओं में। ठीक है, तो इसे याद रखना है आपने। जीडीपी के अनुमान में मध्यवर्ती वस्तुओं का उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि इसके शामिल होने से दोहरी गणना की भूल होगी। दोहरी गणना, डबल काउंटिंग कहते हैं इसे। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अंतिम वस्तुओं को ही जीडीपी में हमें जोड़ना है, तो मध्यवर्ती वस्तुओं तो आपको समझ आ गई। अब अंतिम वस्तुओं की बात करते हैं क्योंकि इसी को तो जोड़ना होता है हमने जीडीपी में। अब देखिए, अंतिम वस्तुएं भी 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं उपभोक्ता वस्तुएं जिन्हें कंज्यूमर गुड्स कहते हैं, और एक होती हैं पूंजीगत वस्तुएं जिन्हें हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। याद रखना, दोनों ही अंतिम वस्तुएं हैं, पर एक होंगी उपभोक्ता जो अंतिम उपभोक्ता या उपभोक्ता के लिए प्रयोग आने वाली चीजें हैं। ठीक है, उपभोक्ता वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं। अब इन दोनों में अंतर क्या है? सबसे पहले बात करते हैं उपभोक्ता वस्तुओं के बारे में। ठीक है, तो उपभोक्ता वस्तुएं वह सारी वस्तुएं जो हम बाजार से खरीदते हैं, वह सारी उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं। जितनी भी चीजें हम आम उपभोक्ता बाजार से खरीदते हैं, सारी उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं। उपभोक्ता वस्तु एक वस्तु है जिसका उपयोग उपभोक्ता की जरूरतों और चाहतों की संतुष्टि के लिए किया जाता है। मुझे पेन चाहिए, मुझे बोतल चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, यह टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, ये सारी चीजें उपभोक्ता वस्तुओं में गिनी जाएंगी। ठीक है, इसका उपयोग अन्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए नहीं किया जाता। यह सिर्फ उपभोक्ता के लिए ही निर्मित होती हैं और किसी और उत्पादन प्रणाली में इनका प्रयोग नहीं किया जाता। उत्पादन प्रणाली में मध्यवर्ती वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुओं में चेंजेस करके, परिवर्तन करके आप अंतिम वस्तुएं बनाते हैं। अच्छा, अंतिम वस्तुओं में जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं उन्हें सिर्फ उपभोक्ता के लिए बनाया जाता है और आगे ये उत्पादन प्रणाली में नहीं होंगी। यह याद रखना है वाक्य आपने। उदाहरण जैसे टीवी, खाना, कपड़े आदि। ठीक है, अच्छा, कुछ अंतिम वस्तुएं ऐसी होती हैं जो टिकाऊ होती हैं, सालों साल चलती हैं। जैसे खाना हो गया, ये तो एक बार ही खा लिया खत्म हो गया। ठीक है, वैसे ही शैम्पू हो गया या कोई सोप हो गई, साबुन वगैरह हो गया, ये तो एक बार प्रयोग में लाके आप खत्म कर देते हैं। पर कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं, कुछ उपभोक्ता वस्तुएं ऐसी होती हैं जो टिकाऊ होती हैं, सालों साल चलती हैं। जैसे कि टीवी कई साल चल जाता है, गाड़ी, फ्रिज, माइक्रोवेव ओवन, ये बहुत साल चल जाते हैं, है ना? इसीलिए इन्हें हम टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु कहते हैं। वह उपभोक्ता वस्तुएं जो कई साल चल जाती हैं, जो टिकाऊ हैं, उन्हें हम टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं कहेंगे। सरल है बहुत, है ना? इसका उदाहरण टीवी, फ्रिज, एसी, माइक्रोवेव आदि। ठीक है, तो यह तो बहुत ही सरल है। अंतिम वस्तुओं में उपभोक्ता वस्तुओं की जो कैटेगरी है वह तो समझना बहुत ही ज्यादा सरल है, पर जो जटिल है, मुश्किल है, कठिन है, वह है पूंजीगत वस्तुएं। और यह महत्वपूर्ण भी है। इसकी अवधारणा अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको काफी हद तक क्लैरिटी हो जाएगी कि यह जीडीपी क्या भला है। ठीक है, अब देखिए पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं अंतिम वस्तुएं ही हैं,
पर यह वह वस्तुएं हैं जिनका उपयोग किया जाता है उत्पादन प्रणाली में। यह अंतिम वस्तुएं ही हैं, पर इनका प्रयोग किया जाता है उत्पादन प्रणाली में। अब कैसे? उदाहरण के तौर पे मशीनें। देखिए, मेरी फैक्ट्री है, मेरा कारखाना है, उसमें मुझे ये पेन बनाने हैं, पर इस पेन को बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे मजदूर चाहिए और मुझे मशीनें चाहिए जिन मशीनों पे ये पेन बनाया जाएगा, है ना? अब मशीन क्या होगी? मशीन होगी पूंजीगत वस्तु। पूंजीगत वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो उत्पादन प्रणाली को बल प्रदान करती हैं या उत्पादन प्रणाली अच्छी करती हैं। ठीक है? अब आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हो मध्यवर्ती वस्तु में और पूंजीगत वस्तुओं में, क्योंकि दोनों ही उत्पादन प्रणाली में इनका प्रयोग हो रहा है, दोनों का ही प्रयोग हो रहा है। तो ध्यान से सुनना, मध्यवर्ती वस्तु वह वस्तु है जो जिसमें परिवर्तन लाया जाएगा, वह रॉ मटेरियल है, वह अभी भी जो आर्थिक प्रवाह है उसके अंदर ही है। पूंजीगत वस्तु वह वस्तु है जिसे उत्पादन प्रणाली में तो किया जा रहा है, उसका प्रयोग बिल्कुल किया जा रहा है, पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं लाया जाएगा, वह आर्थिक प्रवाह के अंतर्गत नहीं है। मशीन जो है वह अंतिम वस्तु है, फाइनल गुड है, उसमें आप कोई भी परिवर्तन लाके आगे नहीं बेच रहे, उसका तो आप प्रयोग कर रहे हो कुछ और वस्तुएं बनाने के लिए, है ना? तो मशीन अंतिम वस्तु है, प्लास्टिक और इंक मध्यवर्ती वस्तु है। मशीन अंतिम वस्तु है और अंतिम वस्तु की पूंजीगत वस्तु की कैटेगरी में आती है। बनती है बात? तो देखिए, याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना मध्यवर्ती वस्तु और पूंजीगत वस्तुओं में। पूंजीगत वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं दोनों उत्पादन प्रणाली में है, पर पूंजीगत अंतिम वस्तु है। ठीक है? ये उत्पादन प्रणाली में सहयोग जरूर करती है, पर खुद ही चेंज नहीं हो जाती, खुद ही ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाती, खुद ही में परिवर्तन नहीं आता और आगे बेचा जाता है इसको। यह आर्थिक प्रवाह से बाहर है। ठीक है? अब पूंजीगत वस्तुएं बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए। पूरे देश की अर्थव्यवस्था पूंजीगत वस्तुओं पे ही टिकी होती है। इसे हम भारत की अर्थव्यवस्था या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी कहते हैं। चलिए परिभाषा देख लेते हैं। यह एक टिकाऊ वस्तु है। अब मशीनें तो टिकाऊ होती हैं। यह एक टिकाऊ वस्तु है जिसका उपयोग उपभोक्ता द्वारा खरीदे जाने के बजाय दूसरी वस्तु और सेवाओं के उत्पादन प्रक्रिया में किया जाता है। ठीक है? ध्यान से देखना, उपभोक्ता द्वारा खरीदे जाने के बजाय दूसरी वस्तु और सेवाओं के उत्पादन प्रक्रिया में किया जाता है। ठीक है? यह वह वस्तु है। अब यहां पे भी ना किसी भी वस्तु के माथे पे नहीं लिखा होता कि मैं पूंजीगत वस्तु हूं या मैं उपभोक्ता वस्तु हूं। इनका प्रयोग कैसे किया जा रहा है उस पर निर्भर करता है ये किस कैटेगरी में आएंगी। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं। उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया था मशीनें पूंजीगत वस्तु हैं। ठीक है? अब देखिए, ये जो पेन है, ये जो बोर्ड है, यह आप उपभोक्ता वस्तु कहेंगे। बिल्कुल सही है। यदि आप इस पेन और इस बोर्ड को अपने घर के कार्यकाज के लिए इसका प्रयोग करते तो यह उपभोक्ता वस्तु ही थी। पर इस पेन और इस बोर्ड को हमने खरीदा है आपको शिक्षा की सेवाएं प्रदान करने के लिए। शिक्षा भी तो सेवाएं ही है, सेवा ही है। तो शिक्षा की सेवाएं प्रदान करने के लिए हमने इस बोर्ड और इस पेन का प्रयोग किया है। इसीलिए ये पेन और ये बोर्ड बन जाता है पूंजीगत वस्तु। हां, अगर इसे मैं अपने घर के लिए खरीदता तो ये उपभोक्ता वस्तु होता। ठीक है? तो जितनी भी वस्तुएं हैं जो उत्पादन, चाहे वो वस्तु का उत्पादन हो या सेवा का उत्पादन हो, उसमें प्रयोग किया जाता है तो उसे पूंजीगत वस्तु कहते हैं। पूंजीगत वस्तु के उदाहरण क्या हैं? जैसे कि मशीनें, उपकरण, टूल्स वगैरह। भवन बनाया है मैंने, कोई कारखाने का एक के लिए ऑफिस बनाया है ना? कार्यालय स्थान बनाया है। अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना, जैसे कि सड़कें, ब्रिज, रेल ट्रैक जो होंगे, ठीक है, और आपका जो नगर के अवसंरचना होगी, वह सारी चीजें पूंजीगत वस्तुओं का हिस्सा है। तो यह पूंजीगत वस्तुओं के उदाहरण हैं। आपने याद रखना है कि पूंजीगत वस्तुएं वह वस्तुएं हैं जिनके द्वारा अन्य चीजों का उत्पादन किया जाता है। इनके बिना चीजों का उत्पादन नहीं किया जा सकता। हमने कल के लेक्चर में भी करा है
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन याद है? भूमि, पूंजी, श्रम और एंटरप्रेन्योरशिप, है ना? ये 4 चीजें हमने करी थी जिन्हें हम उत्पादन के चर कहेंगे, है ना? तो देखिए, ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इन्हीं के द्वारा उत्पादन किया जाता है। उसमें से पूंजी जो है या पूंजीगत वस्तुएं जो हैं एक अहम योगदान देती हैं। ठीक है, बिना पूंजीगत वस्तुओं के आप उत्पादन या किसी भी और वस्तु का निर्माण नहीं कर सकते। ठीक है जी, समझ आ गया दोनों के बीच में फर्क? तो जितनी भी चीजें हैं जिनका प्रयोग किया जाता है अन्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में, उन्हें हम पूंजीगत वस्तु कहेंगे। जैसे एक और उदाहरण मैं दे देता हूं, यदि आप गाड़ी खरीदते हो अपने घर के लिए, तो वह जो गाड़ी होगी वह उपभोक्ता वस्तु होगी। पर यदि ओला या उबर वाले गाड़ी खरीदते हैं तो उनके लिए वह पूंजीगत वस्तु है। क्यों? क्योंकि उस गाड़ी का प्रयोग करके वह आप लोगों को यातायात की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, है ना? तो गाड़ी आपकी उपभोक्ता वस्तु भी हो सकती है और पूंजीगत वस्तु भी हो सकती है। फर्क बस इस चीज का पड़ता है कि उसका प्रयोग आप कैसे कर रहे हैं। यदि अपने घर के लिए गाड़ी ले रहे हैं तो उपभोक्ता, यदि ओला उबर वाले यातायात की सेवाएं प्रदान करने के लिए इस वस्तु को खरीद रहे हैं तो उनके लिए वह पूंजीगत वस्तु है। ठीक है, बनती है बात? चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए, भारत देश में जितनी भी वस्तुएं या जितनी भी चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है, भारत देश में जितनी भी जीडीपी है, जीडीपी को हम भारत देश का अंतिम उत्पाद भी कह देंगे कि भारत देश ने एक साल में जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं बनाई हैं, बेचने के लिए बनाई हैं, उसे हम भारत का अंतिम उत्पाद कहेंगे, फाइनल आउटपुट कहेंगे। अब जो भारत का अंतिम उत्पाद है उसे हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो है उपभोग। उपभोग क्या होगा? जितनी भी भारत देश में उपभोक्ता वस्तुएं बन रही हैं उनका मूल्य अगर हम जोड़ दें तो हम कहेंगे यह भारत का अंतिम उपभोग है। ठीक है, अच्छा, भारत में जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है उसमें से कुछ पूंजीगत वस्तुएं भी हैं। अब भारत देश में जितनी भी पूंजीगत वस्तुएं बन रही हैं सबका मूल्य हम जोड़ दें तो हम उसे कहेंगे भारत देश का निवेश। अब देखिए, निवेश शब्द का प्रयोग हम आम जिंदगी में भी कर लेते हैं कि आप शेयर मार्केट में निवेश कर दीजिए, बैंकों में निवेश कर दीजिए। जितने भी अर्थशास्त्री होते हैं ना, वह उसे निवेश नहीं कहते। अर्थशास्त्री निवेश पता है किसे कहते हैं? जितनी भी एक साल में पूंजीगत वस्तुएं बनी हैं, जितनी भी बनी हैं, उन सबका मूल्य जोड़ दो, वह भारत देश का एक साल का सकल निवेश होगा। ठीक है, तो पूंजीगत वस्तुओं को हम निवेश कहते हैं और जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं उन्हें हम उपभोग कहते हैं, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यह याद रखना। अब आ जाइए इधर। अब देखिए, भारत देश में जितनी भी वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं बन रही हैं, सबका मूल्य अगर हम जोड़ दें तो उसे हम कहेंगे भारत का सकल निवेश। ठीक है, हमारे अंतिम उत्पादन का वह हिस्सा जिसमें पूंजीगत वस्तुएं शामिल हैं, अर्थव्यवस्था का सकल निवेश कहा जाता है। ठीक है, इसे हम सकल निवेश कहेंगे। अच्छा, मैं एक चीज जो बीच में भूल गया था वो भी मैं आपको बता दूं। जो पूंजीगत वस्तुएं हैं उसे हम क्यों कहते हैं कि भारत देश की रीढ़ है? क्योंकि जितनी ज्यादा पूंजीगत वस्तुएं आप बनाएंगे उतने ही देश की आपकी उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, मान लीजिए पूरे भारत देश में सिर्फ एक ही पेन बनाने की मशीन है और उस मशीन से आप 100 पेन बनाते हैं। ठीक है, आपकी क्षमता 100 पेन बनाने की है, पर आप एक और मशीन ले आते हैं, अब आपकी क्षमता 200 पेन की हो गई। एक और मशीन ले आते हैं, आपकी क्षमता 300 पेन की हो गई, है ना? तो जो पूंजीगत वस्तुएं होती हैं वह आपकी उत्पादन की क्षमता बढ़ाती हैं। इसीलिए भारत देश में बार बार हर साल हम बहुत सारी पूंजीगत वस्तुएं बनाते हैं, क्योंकि आने वाले वर्षों के जो हमारी उत्पादन क्षमता है उसमें इससे वृद्धि होती है। ठीक है, चलिए, अच्छा, जितनी भी एक साल में पूंजीगत वस्तुएं बन रही हैं सबको जोड़ दें तो उसे हम कहते हैं सकल निवेश। ठीक है, अब देखिए, सकल निवेश की अवधारणा तो आपको समझ आ गई होगी, जितनी भी पूंजीगत वस्तुएं बन रही हैं। अब आपको मैं एक और अवधारणा से परिचित करवाऊंगा जिसको हम कहते हैं मूल्यह्रास। मूल्यह्रास, अब मूल्यह्रास क्या होता है, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में डेप्रिसिएशन भी कहते हैं।
देखिए, जितनी भी टिकाऊ वस्तुएं होती हैं ना, उन सब की एक निर्धारित, उन सब का एक निर्धारित जीवन होता है। जैसे गाड़ी भी ज्यादा से ज्यादा 15 साल चलेगी, ठीक है, कोई टीवी फ्रिज भी ज्यादा से ज्यादा 10 साल चलेगा। तो उनका एक निर्धारित जीवन होता है, जीवन अवधि होती है ना। हर एक टिकाऊ वस्तु की, टिकाऊ वो है, सालों साल चलती है, पर अमर नहीं है, ठीक है, अजर अमर नहीं है, उनकी एक जीवन की अवधि है ना। अब देखिए, ऐसा माना जाता है कि कोई भी टिकाऊ वस्तु हो, चाहे टीवी हो या गाड़ी ही क्यों ना हो, हर साल उसके मूल्य में गिरावट होती है। अगर किसी गाड़ी की जीवन अवधि 10 साल की है तो हर साल उसका मूल्य 1/10 गिरेगा, हर साल, ठीक है। मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी, उसकी जो जीवन अवधि है वह, उसके जो लाइफ है वह है 10 साल का जीवन है उसका, ठीक है। तो हर साल उसमें उसका मूल्य 10,000 से कटेगा और 10 साल बाद वह गाड़ी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, शून्य मूल्य की हो जाएगी, है ना। तो हर साल जो टिकाऊ वस्तुएं होती हैं उनका मूल्य गिरता है, ठीक है, और तब तक गिरता रहता है जब तक उनका जीवन है ना। अब जो हर साल उनके मूल्य में गिरावट होती है उसे हम कहते हैं मूल्यह्रास, ठीक है। अब भारत देश में जितनी भी टिकाऊ वस्तुएं हैं या भारत देश में जितनी भी पूंजीगत वस्तुएं हैं, एक साल में उनका मूल्यह्रास भी तो हुआ होगा, ठीक है। अब एक साल में मान लीजिए मैंने 100 रुपए का सकल निवेश किया है, यानी कि एक साल में मैंने 100 रुपए की पूंजीगत वस्तुएं बनाई हैं, पर जो पहले से मेरे पास बनी पड़ी पूंजीगत वस्तुएं थी उनके मूल्य में 50 रुपए का मूल्यह्रास हुआ है, या पहले की जितनी भी पूंजीगत वस्तुएं थी मेरे पास उनमें मूल्यह्रास हुआ है 50 रुपए का। तो सकल निवेश में से मैं पुरानी पूंजीगत वस्तुओं के मूल्यह्रास को घटा दूंगा और मुझे मिलेगा शुद्ध निवेश। तो सकल निवेश में से आप घटाइए मूल्यह्रास को तो आपको शुद्ध निवेश मिलता है, नेट इन्वेस्टमेंट मिलती है, ठीक है। अब मूल्यह्रास की परिभाषा में दोबारा देख लेते हैं। लेखांकन के संदर्भ में मूल्यह्रास को एक व्यवस्थित तरीके से अचल संपत्ति के दर लागत में कमी के रूप में परिभाषित किया जाता है जब तक कि संपत्ति का मूल्य शून्य या नगण्य ना हो जाए। तो हर साल इसके जो मूल्य है उसमें कटौती होती रहेगी, उसे ही मूल्यह्रास कहेंगे। अब देखिए, ये जो इक्वेशन है ये क्यों है, सकल निवेश में से जब आप घटाएंगे मूल्यह्रास को तो शुद्ध निवेश मिलेगा। इसको मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाता हूं, ठीक है। हम देखना चाहते हैं भारत में निवेश कितना हो रहा है, और अभी याद रखना निवेश का मतलब है जितनी भी पूंजीगत वस्तुएं हैं उनका मूल्य, ठीक है। अब आप इस उदाहरण को देखिए। मान लीजिए 2022 से पहले भारत ने कुल 500 रुपए की पूंजीगत वस्तुएं बनाई थी। तो भारत के पास कुल 500 पूंजीगत वस्तुओं का स्टॉक है, ठीक है। अच्छा, इस साल भारत ने 100 रुपए की पूंजीगत वस्तु बना दी, या 2022 में भारत ने 100 रुपए की पूंजीगत वस्तुएं बना दी, ठीक है। तो 2022 से पहले थी 500 और इस साल 2022 में मैंने बना दी 100 रुपए की पूंजीगत वस्तुएं। तो मेरे पास पूंजीगत वस्तुओं का जो टोटल कुल स्टॉक होगा वह कितना होना चाहिए, 600 रुपए का। अगर मैं देखना चाहता हूं कि भारत देश के पास कुल कितनी पूंजीगत वस्तुएं हैं तो मैं क्या करूंगा, 500 में जमा कर दूंगा 100 रुपए जो इस साल मैंने बनाया है ना। तो मुझे अनुमान मिल जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि भारत देश में कुल 600 रुपए की पूंजीगत वस्तुओं की संपत्ति है, ठीक है। परंतु असल में ऐसा नहीं होता। देखिए, जो पुरानी 500 रुपए का स्टॉक जो पूंजीगत वस्तुओं का पड़ा हुआ था वह इस पूरे 2022 के वर्ष में उसमें मूल्यह्रास भी तो हुआ होगा, उसमें डेप्रिसिएशन भी तो हुई होगी, है ना। अब मान लीजिए ये जो पुरानी 500 रुपए के पूंजीगत सामान का स्टॉक पड़ा हुआ है इसमें मूल्यह्रास होता है 50 रुपए का, ठीक है। तो 2022 के अंत में कितना मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है पूंजीगत वस्तुओं का, तो 100 रुपए का तो मैंने नया स्टॉक निकाला है, नया स्टॉक बनाया है, ठीक है। अच्छा, जो पुराना स्टॉक था मेरे पास 500 रुपए का 2022 के अंत में, अब उसका मूल्य 450 हो गया है,
है ना, क्योंकि 500 का पहला था, 2022 के अंत तक इसमें 50 रुपए की कटौती होगी क्योंकि इस सामान में मूल्यह्रास हो गया। ठीक है, तो मेरे पास जो कुल स्टॉक है 2022 के अंत में वह कितना हो जाएगा, 550, है ना। तो 2022 से पहले मेरे पास था 500 का स्टॉक और 2022 के अंत में मेरे पास है 550 का स्टॉक। तो मेरा जो पूरा पूंजीगत वस्तुओं का स्टॉक था उसमें पूरे 2022 में कितने से वृद्धि हुई है, 50 रुपए से वृद्धि हुई है ना। इसी 50 रुपए को हम कहेंगे शुद्ध निवेश, नेट इन्वेस्टमेंट। कहने को तो भारत ने 100 रुपए का नया स्टॉक बना दिया, है ना, पर असल में भारत के पास जो स्टॉक में वृद्धि हुई है वह 50 रुपए की हुई है। तो जो इजाफा हुआ है, वृद्धि हुई है, वह सिर्फ 50 रुपए की हुई है। देखने से लग सकता है कि 100 रुपए की वृद्धि हुई है क्योंकि 100 रुपए का नया स्टॉक बना दिया, पर असल में 50 रुपए की वृद्धि हुई है। तो इस 50 रुपए को हम कहेंगे शुद्ध निवेश। ठीक है, इसीलिए सकल निवेश जो था 100 रुपए में से जब हम मूल्यह्रास घटाते हैं तो हमें मिलता है शुद्ध निवेश। ठीक है, और निवेश की परिभाषा से तो आप परिचित हैं। निवेश का मतलब जितनी भी पूंजीगत वस्तुएं थी आपने एक साल में बनाई हैं उन सबका मूल्य जोड़ दीजिए, आपको मिल जाएगा निवेश। हाँ, निवेश दो तरीके का हो सकता है, सकल निवेश, शुद्ध निवेश। सकल और शुद्ध निवेश में क्या फर्क है, क्या अंतर है, वह आपने देख लिया, मूल्यह्रास का अंतर है। ठीक है, बनती है बात। चलिए, ये आगे भी काम आएगा मूल्यह्रास। ये देखिए इसी उदाहरण में, इसीलिए पूंजीगत स्टॉक में शुद्ध जोड़ हुआ 50 रुपए का, इसीलिए शुद्ध निवेश 50 रुपए का हुआ। ठीक है, चलो अब यही उदाहरण, यही जो कॉन्सेप्ट है कि जो कुल आपकी जीडीपी है उसके दो भाग हैं। कुल जीडीपी के दो भाग हैं। कुछ एक भाग तो आपका बनता है उपभोक्ता वस्तुओं से, उस भाग को हम कहते हैं उपभोग, और एक भाग आपका बनता है पूंजीगत वस्तुओं से, उस भाग को हम कहते हैं निवेश। तो जो आपकी जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, वह उपभोग और सकल निवेश से बनी हुई है। और जीडीपी के लिए हम एक और शब्द का प्रयोग करते हैं जिसको हम कहते हैं अंतिम उत्पाद, फाइनल आउटपुट। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा कॉन्सेप्ट था, पर मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। यदि कोई भी डाउट होता है, कोई भी आपको संशय होता है, तो प्लीज उसे जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपका परिचय एक और चीज से करा देता हूं। देखिए, बतौर अर्थशास्त्री आपको इस चीज का चुनाव करना होता है, इस चीज का चयन करना होता है कि जीडीपी में उपभोग की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए या निवेश की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। हमारे जितने भी ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था के चालक हैं, उनके सामने हमेशा ये द्वंद्व होता है कि क्या जीडीपी में उपभोग की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए या निवेश की मात्रा होनी चाहिए। देखिए, अगर हम उपभोग की मात्रा ज्यादा कर देंगे तो ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता संतुष्टि प्राप्त करेंगे, ज्यादा से ज्यादा भारतीय उपभोक्ता खुश होंगे, संतुष्ट होंगे। तो इसीलिए उपभोग की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए हमें और निवेश की मात्रा कम करनी चाहिए। उसका कारण यह है कि देखिए, जीडीपी एक तरह से एक स्तर तक ही बढ़ाई जा सकती है। जीडीपी जो है वह सीमित ही है ना। अब इस जीडीपी में किसकी मात्रा ज्यादा होनी चाहिए? अब देखिए, नेचुरल सा प्राकृतिक तो आपका यही निकलेगा कि उपभोग की मात्रा हम बढ़ा देते हैं क्योंकि उपभोक्ता खुश रहेंगे इससे, और इसी वजह से आप निवेश की मात्रा कम कर देंगे। पर यदि आप निवेश की मात्रा कम कर देंगे तो आने वाले वर्षों में आपकी उत्पादन की क्षमता कम हो जाएगी। हमने देखा यह निवेश क्यों महत्वपूर्ण है, यह आपकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है। अब अगर हमने उपभोक्ता संतुष्टि को ज्यादा प्रायोरिटी दी है तो हम उपभोग बढ़ा देंगे, पर आने वाली नस्लों के लिए जो उपभोग क्षमता चाहिए उसे हम कम कर देंगे। तो इसीलिए एक संतुलन बनाए रखना चाहिए। भारत के अर्थशास्त्रियों के सामने ये एक जटिल समस्या होती है कि कैसे संतुलन बनाया जाए।
हमें ध्यान रखना है कि आज की नस्लों के लिए हम इतना उपभोग तो रखें कि उपभोक्ता संतुष्टि रहे, पर आने वाली नस्लों के लिए उत्पादन क्षमता इतनी होनी चाहिए कि वह भी उनकी भी संतुष्टि हो, है ना। आने वाली नस्लें भी तो उपभोग के लिए आई हैं, तो यदि आप आने वाली नस्लों के लिए उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ाएंगे तो उपभोग की क्षमता भी कम रह जाएगी और वो असंतुष्ट रह जाएंगे। इसीलिए इस चीज का संतुलन हमेशा बनाए रखना पड़ता है कि उपभोग भी बढ़ाना है जीडीपी में, निवेश भी बढ़ाना है, क्योंकि निवेश जो है वह तय करता है आने वाले वर्षों में उत्पादन क्षमता को। इसीलिए आने वाले वर्षों का भी ध्यान रखना है, अभी का भी ध्यान रखना है। तो भारत के अर्थशास्त्री इस चीज से जूझते रहते हैं कि क्या संतुलन बना के रखना है ना। यह बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखिए, जितना अधिक पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन होता है उतना ही यह किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है, आने वाले वर्षों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है। तो निवेश भी जरूरी है, आवश्यक है, और उपभोग भी आवश्यक है। उपभोग अभी की नस्लों के लिए है, निवेश आने वाली नस्लों के लिए है। बाद में आने वाले कई लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा कि निवेश के और क्या क्या फायदे हैं, निवेश से और क्या क्या लाभ होते हैं। अभी के लिए बस आप इतना ध्यान रखिए कि निवेश का एक ही लाभ है, वह है उत्पादन क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपका परिचय कराऊंगा स्टॉक बनाम प्रवाह चर से। देखिए, अर्थशास्त्र में ना बहुत सारे ऐसे चर होते हैं, बहुत सारी ऐसी अवधारणाएं होती हैं जिनको मापना जरूरी होता है। अगर आपको यह चेक करना है कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है, तो उसको मापने के लिए आपके पास एक चर है, एक अवधारणा है जीडीपी की। ठीक बात। अच्छा, अगर आप देखना चाहते हैं कि भारत की उत्पादन क्षमता कितनी है, तो उसके लिए आपको मापना पड़ेगा भारत का निवेश। भारत में कितना निवेश हुआ है और अभी तक निवेश का कितना स्टॉक पड़ा हुआ है ना। तो यह सारे जो अवधारणाएं होती हैं, यह जो सारे चर होते हैं, ये भारत की अर्थव्यवस्था के भिन्न भिन्न क्षेत्रों को मापने के लिए होते हैं। ठीक है, अब देखिए, मापना जरूरी है, पर मापने के लिए मापदंड भी तो होने चाहिए, है ना। भिन्न चीजों को मापने के लिए हमने भिन्न भिन्न मापदंड बनाए हैं। जैसे दूरी को मापने के लिए हमने किलोमीटर का मापदंड बनाया है, भार को मापने के लिए हमने किलोग्राम का मापदंड बनाया है। ऐसा तो नहीं होता यदि मैं आपसे पूछूं कि लखनऊ से दिल्ली कितना दूर है, तो आप कह दें 40 किलो, तो ये तो कोई बात ही नहीं बनेगी, है ना। तो सही माप के लिए आपको सही मापदंड चाहिए होता है। उसी प्रकार से अर्थशास्त्र में बहुत सारी चीजों का आपको माप लेना होता है, पर उसके लिए आपके पास होने चाहिए सही मापदंड। ठीक है, अब इसी दिशा में अगर आगे बढ़ें तो मैं आपका परिचय कराऊंगा कुछ ऐसी अवधारणाओं से, कुछ ऐसे चरों से जिनको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक भाग है स्टॉक चर और दूसरा भाग है प्रवाह चर। तो जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं अर्थशास्त्र में, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, सबको आप दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं स्टॉक चर, स्टॉक कॉन्सेप्ट्स, और कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं प्रवाह कॉन्सेप्ट्स, प्रवाह चर। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में फर्क क्या है, ध्यान से सुनना, अभी आपको इस चीज की क्लैरिटी हो जाएगी। बड़ा छोटा सा है पर बड़ा सरल है। देखिए, स्टॉक चर वह चर होते हैं जिन्हें मापने के लिए आपको एक विशिष्ट समय का चुनाव करना होता है। यह वह चर होते हैं जिन्हें एक समय पे मापा जा सकता है। जैसे अभी मैं आपसे पूछूं कि आप पे कुल कितना कर्जा है और आप बोलते हो 1 लाख, ठीक है, तो इसी हिसाब से कर्जा हो जाएगा आपका स्टॉक चर। ठीक है, भारत के पास कुल कितने पूंजीगत वस्तुओं का स्टॉक है, मैं बता देता हूं। मान लीजिए 10 लाख करोड़ के पूंजीगत वस्तुओं का स्टॉक है, तो इस समय कितना स्टॉक है। इसीलिए जिन चीजों को हम एक निर्धारित समय पे मापते हैं उन्हें हम कहेंगे स्टॉक चर। अच्छा, प्रवाह चर कौन से होते हैं? शायद आपको स्टॉक चर ना समझ आया अभी जो मैंने बोला, पर जब मैं आपको प्रवाह चर बताऊंगा उससे आपको समझ आ जाएगा। देखिए, प्रवाह चर को मापने के लिए आपको बतानी पड़ती है समय की अवधि बतानी पड़ेगी, तभी आप प्रवाह चर को माप पाएंगे।
अब कैसे, देख लीजिए, बड़ा सिंपल सा उदाहरण है, इससे आपको समझ आ जाएगा। देखिए, अगर आप मुझसे सवाल पूछें कि, या मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आपकी कितनी तनख्वाह है, और आप बोल दें 50,000, तो क्या लगता है आपका उत्तर संपूर्ण है, पूर्ण है? क्या लगता है आपका उत्तर कंप्लीट है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरा आपसे अगला सवाल होगा कि 50,000 कितने टाइम में, एक हफ्ते के 50,000 कमाते हो, एक महीने के 50,000 कमाते हो, या एक साल के 50,000 कमाते हो? फर्क नहीं पड़ेगा, अवधि बताने से फर्क नहीं पड़ जाएगा। यदि मैं एक हफ्ते के 50,000 कमा रहा हूं तो मैं बहुत अमीर हूं, और यदि मैं एक साल के 50,000 कमा रहा हूं तो मैं बहुत गरीब हूं। तो समय की अवधि से अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। यदि मैं 50,000 हफ्ते के कमा रहा हूं तो अमीर कैटेगराइज होऊंगा, और 50,000 वर्ष के कमा रहा हूं, वार्षिक तनख्वाह है मेरी, तो बहुत गरीब कैटेगराइज होऊंगा। तो आपको नहीं लगता ये जो तनख्वाह का कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से बताने के लिए आपको अवधि बतानी पड़ेगी, हफ्ते की, महीने की, साल की। तो वह सारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको बताने के लिए, जिनको समझाने के लिए आपको अवधि बतानी पड़ती है, उन सबको हम कहते हैं प्रवाहचर। और वह सारे कॉन्सेप्ट जो उस समय आप बता दें, उन्हें हम कहेंगे स्टॉकचर। जैसे प्रवाहचर के मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। जैसे आपकी कितनी आय है, आपको अवधि बतानी पड़ेगी। आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, लाभ, आपका व्यवसाय है, मैं आपसे पूछता हूं कितना लाभ हुआ, तो आप कहेंगे 1 लाख का। तो 1 लाख का लाभ कितने समय में हुआ? एक हफ्ते में हुआ, एक महीने में हुआ, एक साल में हुआ, कितने समय में हुआ? मतलब नहीं चेंज हो जाएगा इस बात से। तो लाभ आपका प्रवाहचर होगा। किराया, हफ्ते का किराया है, महीने का किराया है, प्रवाहचर। सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, जीडीपी भी प्रवाहचर है। क्यों? क्योंकि जीडीपी में, जीडीपी की परिभाषा पे आ जाइए। हमने परिभाषा में क्या किया था? जीडीपी एक विशिष्ट अवधि में, विशिष्ट अवधि, हम आज जो जीडीपी मापते हैं वह 1 वर्ष की जीडीपी मापते हैं। जीडीपी 5 वर्षों की भी मापी जा सकती है, जीडीपी 1 महीने की भी मापी जा सकती है। और जो अवधि होगी, जो भी अवधि होगी, उससे अर्थ ही चेंज हो जाएगा, है ना? तो जीडीपी भी आपकी प्रवाहचर होगा। जीडीपी भी आपका प्रवाहचर होगा। वैसे ही सकल निवेश, 1 साल में आपने कितनी पूंजीगत वस्तुएं बनाई हैं, 1 साल, उसे ही तो हम सकल निवेश कहते हैं। तो 1 साल मुझे लिखना पड़ा ना, तभी तो मतलब निकला। तो वह सारी चीजें जिनको समझाने के लिए आपको अवधि बतानी पड़ती है, वह प्रवाहचर है। और वह सारी चीजें जिनको बताने के लिए आपको अवधि नहीं बतानी पड़ती, वह स्टॉकचर है। स्टॉकचर के उदाहरण देखिए। धन, आपके पास कुल कितनी संपत्ति है, और आप मुझे बोल देते हो 10 करोड़, तो क्या मैं कोई अगला सवाल पूछूंगा? नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपसे ये थोड़ी पूछ रहा हूं कि कितने समय में आपने इतनी संपत्ति बनाई। मैं पूछ रहा हूं आज, इस समय कितनी संपत्ति है। तो आज, इस समय, मुझे अवधि बतानी नहीं पड़ रही, इस समय मैं पूछ रहा हूं आपसे कितनी संपत्ति है। स्टॉक। ऋण कितना है आप पे, कर्जा कितना है आप पे, वह भी स्टॉक है। इस समय मुझ पे 2 लाख रुपए का कर्ज है, तो इस समय स्टॉक। पूंजी स्टॉक जो हमने करा था, आज तक जब से भारत देश आजाद हुआ है तब से लेके आज तक आपने कितनी पूंजीगत वस्तुएं बनाई हैं, उन्हें हम पूंजी स्टॉक कहेंगे, आज तक। ठीक है। विदेशी मुद्रा भंडार, देखिए आरबीआई के पास विदेशी मुद्रा भंडार है। अब हम आरबीआई से पूछें आपके पास कितना विदेशी मुद्रा भंडार है, आरबीआई कहे 500 बिलियन डॉलर। तो इस समय आज 500 बिलियन डॉलर है, अवधि बताने की जरूरत नहीं पड़ी, तो यह भी स्टॉक कहलाएगा। हां, यदि मैं किसी को बोलूं कि पिछले 2 सालों में आपके कर्ज में कितना परिवर्तन आया है, तो स्टॉक में परिवर्तन प्रवाह बन जाता है ना? क्योंकि जैसे ही मैंने बता दिया कि आपका जो स्टॉक है, कोई भी चीज, आपके पास जो जितना भी ऋण है, पिछले 2 सालों में आपके ऋण में कितना परिवर्तन आया है, तो चेंज इन स्टॉक बन जाता है प्रवाह। तो कोई भी चीज है, अगर उसमें परिवर्तन की मैं बात करूं, ठीक है, जितने भी स्टॉकचर हैं, स्टॉकचर में परिवर्तन की बात करूं, तो चेंज इन स्टॉक बन जाता है प्रवाह।
ठीक है। और अगर चेंज इन स्टॉक की बात नहीं कर रहा तो वो स्टॉक है, ठीक है। तो एक चर जो स्टॉक चर में परिवर्तन को मापता है प्रवाह चर कहलाता है। तो जब भी हम धन, ऋण, पूंजी, स्टॉक, विदेशी मुद्रा भंडार की बात कर रहे हैं वह है स्टॉक। जब भी हम इनके परिवर्तन को मापना चाहते हैं उसके लिए तो अवधि बतानी पड़ेगी ना, 1 साल का परिवर्तन, 2 साल का परिवर्तन, 3 साल का परिवर्तन। तो चेंज इन स्टॉक बिकम्स प्रवाह, ठीक है। बस इतना सा ही, बहुत छोटा सा है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे जीडीपी अनुमान पद्धति के बारे में। जीडीपी का अनुमान लगाने की विभिन्न पद्धतियां हैं। वैसे तो मुख्य तौर पे 3 पद्धतियां हैं। अब उन 3 पद्धतियों को हम समझेंगे, पर उन 3 पद्धतियों को समझने से पहले आपको यह पता लगाना पड़ेगा कि ये 3 पद्धतियों के आइडिया हमें कैसे आया, कि क्यों हम कहते हैं कि 3 ही पद्धतियां, क्यों नहीं 10 है, ठीक है। तो देखिए जीडीपी का आकलन करना बहुत ही जटिल काम है, क्योंकि हम पूरे भारतवर्ष की बात कर रहे हैं, है ना। तो जीडीपी का आकलन करना थोड़ा मुश्किल चीज है। तो इसके लिए आपको एक प्रणाली बनानी पड़ेगी, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, जिस सिस्टम के तहत आप जीडीपी का आकलन कर सकें, है ना। अब वह क्या सिस्टम होने चाहिए, उसके लिए ना अर्थशास्त्रियों ने एक मॉडल बनाया था। और आप देखेंगे अर्थशास्त्र में मॉडल का बहुत ज्यादा प्रयोग है, मॉडल बहुत बनाए जाते हैं। उस मॉडल को बना के आपने वह 3 तरीके खोज लिए जिससे जीडीपी का आकलन किया जा सकता है, ठीक है। अब ये जो जीडीपी के आकलन के 3 तरीके हैं, 3 पद्धतियां हैं, यह किस मॉडल से निकलते हैं? यह अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह के मॉडल से निकलते हैं। अब बड़ा सरल है, अगर आपको मॉडल शब्द का अर्थ भी नहीं पता तो कोई चिंता का विषय नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि कैसे जीडीपी का आकलन हम 3 तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए यह भारत की अर्थव्यवस्था है, ठीक है। अब पूरी की पूरी भारत की अर्थव्यवस्था में कुछ कंपनियां हैं, फर्म्स हैं, और कुछ घर हैं, हाउस होल्ड्स हैं। यहां पे उपभोक्ता रहते हैं, यहां पे उत्पादक रहते हैं, है ना। पूरी अर्थव्यवस्था के 2 मुख्य एजेंट ही तो होते हैं, उत्पादक और उपभोक्ता, है ना। तो उपभोक्ता रहेंगे घरों में, हाउस होल्ड्स में, और जो उत्पादक होंगे उनकी अपनी कंपनियां होंगी, ठीक है। अब देखिए इन कंपनियों का क्या काम है? इन कंपनियों का काम है वस्तुएं और सेवाएं बनाना, और यह अपनी वस्तुएं और सेवाएं बना के उपभोक्ताओं को बेचते हैं। तो वस्तुएं और सेवाएं फर्म से हाउस होल्ड्स, घरों में जा रही हैं, इस दिशा में जा रही हैं। अच्छा, ये जो कंपनियां हैं ये फ्री में तो वस्तुएं और सेवाएं देने आई नहीं है, ये बदले में कुछ चाहेंगे। बदले में क्या चाहेंगे? खर्च, है ना, बदले में भुगतान चाहेंगे। तो इन सेवाओं को, इन वस्तुओं को खरीदने के लिए घरों को कुछ व्यय या खर्च करना पड़ता है, व्यय या खर्च, ठीक है। तो जो वस्तुएं और सेवाएं हैं वो इस दिशा से इधर जा रही हैं, और जो आपका व्यय है, खर्च है, वह इस दिशा में जा रहा है, ठीक है। यह तो समझ आ गया, बनती है बात। अच्छा, जितनी भी फर्में हैं, जितनी भी कंपनियां हैं, उन्हें उत्पादन के लिए कुछ उपादानों की आवश्यकता भी होती है। कल के लेक्चर में हमने देखा है उत्पादन के लिए उन्हें कुछ उपादानों की भी आवश्यकता होती है। अब मैंने आपको 4 मुख्य उपादान बताए थे, 4 मुख्य इनपुट्स बताए थे, है ना। उसमें से जो एंटरप्रेन्योरशिप वाला है उसे हम काट देते हैं, पर वो 4 मुख्य इनपुट्स आपको याद है जिन्हें मैंने कहा था उत्पादन के कारक, है ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो क्या थे? भूमि था, दूसरा था आपका पूंजी, तीसरा था आपका श्रम, है ना, लेबर, और चौथा था आपका एंटरप्रेन्योरशिप। पर उस पे हम नहीं जाते, मान के रखते हैं वो तो है ही है, कोई ना कोई तो मालिक होगा ही फैक्ट्रियों का। पर यह 3 मुख्य उत्पादन के कारक हैं। अब देखो, इन व्यवसायों को, इन फर्म्स को उत्पादन करने के लिए इन 3 उपादानों की या उत्पादनों के कारकों की जरूरत है ना। अब इनके पास, इन कंपनियों के पास ये उत्पादन के कारक आएंगे कहां से? इन्हीं हाउस होल्ड से आएंगे। देखिए, इस कंपनी को भूमि चाहिए उत्पादन के लिए,
भूमि यह किसी इंसान से ले लेगा किराए पे। ठीक है, इस कंपनी को मजदूर चाहिए यहां पे काम करने के लिए, तो श्रम की जो सेवाएं हैं वह यहीं से आएंगे, मजदूर भी तो घरों से ही आएंगे, है ना। अच्छा, इसे काम करने के लिए, उत्पादन करने के लिए पूंजी की भी तो आवश्यकता होगी, तो पूंजी भी यहीं से आएगी, बनती है बात। तो इसको जिन जिन उपादानों की आवश्यकता है वह आपको घरों से मिलेंगे। घर में जो लोग रह रहे हैं उनमें से ही कोई होगा जो भूमि प्रदान करेगा, उनमें से कोई होगा जो पूंजी प्रदान करेगा, उनमें से कोई होगा जो श्रम प्रदान करेगा। हाँ, ये लोग फ्री में तो प्रदान करेंगे नहीं, बदले में इस कंपनी को इन्हें कुछ देना पड़ेगा, है ना। वह क्या देंगे? देखिए, जो भूमि प्रदान करेगा उसे मिल जाएगा किराया, है ना। जो पूंजी प्रदान करेगा उसे मिल जाएगा ब्याज, जो श्रम प्रदान करेगा उसे मिलेगा वेतन। और हां, जो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है, जो इसका मालिक है, वो भी तो घर से ही आता है, किसी फैक्ट्री का मालिक भी तो घर से ही आएगा, है ना। वह एंटरप्रेन्योरशिप की सेवा प्रदान कर रहा है ना, तो उसको मिल जाएगा लाभ। ठीक है, तो घरों से इस दिशा में जाती हैं कारक सेवाएं, और इन कारक सेवाओं के बदले में इन कंपनियों को इन्हें देनी पड़ती है कारक आय। याद है, उत्पादन के कारक जब हमने किए थे तो मैंने आपको कारक आय की अवधारणा से भी परिचित करवाया था, है ना। भूमि पे किराया मिलता है, भूमि कर, पूंजी पे ब्याज, श्रम पे वेतन, और एंटरप्रेन्योरशिप पे आपको लाभ मिलता है ना। तो इस दिशा में जाएंगे कारक सेवाएं, इस दिशा में आएंगे कारक आय। ठीक है, अब आप देखिए, पैसा ना चक्रीय रूप से ही घूमता रहेगा इधर। ठीक है, देखना, ये जो कंपनियां हैं ये वस्तुएं और सेवाएं बनाएंगी, ठीक है, बदले में इन्हें पैसा मिल जाएगा। ठीक है, जितना भी इन्हें पैसा मिलेगा, किसी कंपनी के पास जितना भी पैसा आता है उसे देना पड़ता है कहीं ना कहीं। ठीक है, अब इस कंपनी के पास जितना भी पैसा आएगा उसमें से जिन जिन से इसने भूमि ली हुई है उन्हें भूमि कर दे देंगे, जिन जिन से इन्होंने पूंजी ली है उन्हें ब्याज दे देंगे, जिन जिन लोगों को इन्होंने रखा था बतौर मजदूर उनको वेतन दे देंगे, और बचा कुचा जो होगा वह होगा लाभ, है ना। बस, तो जितना पैसा यहां से आएगा वह इन चार तरीके की कारक आय में ही वितरित हो जाएगा, है ना। तो यहां से पैसा गया और यहां से जो कारक आय आएगी वो वापस आ गया। तो आपको नहीं लगता पैसा बस घूम ही जा रहा है, बस घूम ही जा रहा है। इन्होंने खर्चा करा चीजें खरीदने के लिए, और इन्होंने चीजें बनाने के लिए जो जो उत्पादन के कारकों का प्रयोग किया था, उन कारक सेवाओं के लिए इन्होंने कुछ आय भी दी थी उन कारकों पे, है ना। तो वो आय इधर वापस आ जाएगी। तो यहां से पैसा गया, यहां से वापस आ गया, है ना। जो जो पैसा गया वह उन्हें उसका वितरण करना पड़ेगा भूमि कर में, ठीक है, वेतन में, ब्याज में और लाभ में। और कौन सा तरीका होता है, और कहां जाएगा पैसा? इन्हीं 4 चीजों में तो जाएगा। ठीक है, तो पैसा बस ऐसे घूमता जा रहा है। ठीक है, यही मॉडल बनाया था। बनती है बात। अब देखिए, इस मॉडल में ना कुछ अजम्पशंस हैं, कुछ मान्यताएं हैं। अब वो मान्यताएं क्या हैं? देखिए, पैसा ऐसे ही घूमता रहेगा अगर 3 कंडीशन सत्य साबित होती हैं। कंडीशन नंबर 1, कोई आयात निर्यात नहीं हो रहा है, बाहरी व्यापार नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई आयात निर्यात नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। आप अपने घर में ही, अपने देश में ही चीजें बनाते हो, और आपके जो उपभोक्ता हैं वो हमारे देश की बनाई हुई चीजें ही खरीद रहे हैं, कोई आयात निर्यात नहीं हो रहा है। ठीक है। दूसरा, कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं है। यानी कि इस मॉडल में या ऐसी अर्थव्यवस्था में सरकार है ही नहीं। सरकार कैसे हस्तक्षेप करती है? टैक्स लगाती है, कर लगाती है, सब्सिडी देती है। तो सरकार की तरफ से ना पैसा जा रहा है ना आ रहा है, कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं है। और हाँ, एक और चीज, जितने भी उपभोक्ता है, जितने भी ये लोग हैं, ये जितना भी पैसा इनके पास आता है,
सारा का सारा खर्च कर देते हैं, यह बिल्कुल भी बचत नहीं करते। इस अर्थव्यवस्था में कोई सेविंग्स नहीं है, कोई बचत नहीं होती। यह 3 मान्यताओं के आधार पे इस मॉडल का निर्माण किया जाता है, ठीक है। और इस मॉडल को हम कहते हैं अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह। अब अगर यह 3 कंडीशंस सही बैठती हैं तो देखिए पैसा बस ऐसे ही घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। क्योंकि अगर ये लोग बचत करते तो कुछ ही पैसा इधर वापस आता, जो यहां से गया वो कुछ ही आता अगर बचत करते। अगर सरकारी हस्तक्षेप होता, सरकार कोई भी टैक्स लगाती, तो जितना यहां से पैसा आया कुछ सरकार के पास जाता और यहां बिल्कुल भी ना आता, है ना। और अगर आयात निर्यात होता तो यही लोग, आयात निर्यात होता तो यही लोग कुछ सामान यहां से खरीदते और कुछ सामान बाहर के लोगों से खरीदते। तो इनका जो व्यय है, इनका जो खर्च है, वो आधा इधर होता, आधा बाहर होता। तो पैसा पूरे ऐसे चक्रीय रूप से घूमता ना रहता, है ना। यह 3 मान्यताओं के आधार पे ही इस मॉडल का निर्माण किया जाता है। पर यह मॉडल महत्वपूर्ण क्यों है? आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसी अर्थव्यवस्था तो हमने कहीं देखी नहीं, हर जगह पे सरकार होती है, हर जगह पे लोग बचत करते हैं, हर जगह पे आयात निर्यात होता है। फिर इस मॉडल का निर्माण ही क्यों किया? जो सही मायनों में जो असल जिंदगी में जो चीज घटित होता है उससे बिल्कुल परे है ये मॉडल। असल जीवन तो ऐसा नहीं होता। तो फिर यह मॉडल का निर्माण क्यों किया गया? यह मॉडल का निर्माण किया गया 3 पद्धतियों को निकालने के लिए, जीडीपी आंकलन की 3 पद्धतियों को निकालने के लिए। अब वह 3 पद्धतियों पे आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए जीडीपी क्या होती है? एक वर्ष में जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं बनाई हुई हैं उनका मूल्य अगर हम जोड़ दें उसे ही हम जीडीपी कहेंगे। तो अगर यही अर्थव्यवस्था है हमारी और यहां पे मुझे अगर जीडीपी निकालनी है, ठीक है, इस अर्थव्यवस्था की, तो मैं इधर देख लूंगा, मैं देखूंगा ये जितनी भी फर्म्स हैं ये कितने की वस्तुएं और सेवाएं बना रही हैं, ठीक है। इसका आकलन कर लूंगा, इसका अनुमान निकाल लूंगा, मुझे जीडीपी मिल जाएगी, ठीक है। यह है तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 क्या है? देखो जितने की वस्तुएं और सेवाएं बनाई गई हैं उतना ही तो व्यय कर रहे हैं ये हाउस होल्ड्स। जितने की वस्तुएं और सेवाएं बनाई गई हैं उतना ही तो खर्च कर रहे हैं ये। बनती है बात? और क्यों खर्च कर रहे हैं? इसे खरीदने के लिए ही कर रहे हैं। तो जितने की ये हैं उतना ही खर्च इन घरों द्वारा किया जा रहा है। तो यदि मैं भारत देश में एक साल में टोटल कुल किया गया व्यय का अनुमान लगा लूं तो भी मुझे जीडीपी मिल जाएगी। तो भारत देश का कुल व्यय, भारत देश में एक साल में कुल व्यय जितना हो रहा है वो अगर मैं निकाल लूं तो मुझे जीडीपी मिल जाएगी, क्योंकि कुल व्यय और वस्तुएं और सेवाओं का कुल मूल्य एक ही बात है ना। अच्छा, जितना पैसा यहां से यहां गया उतना ही पैसा यहां से वापस आया कारक आय के रूप में। तो यदि मैं भारत देश में एक साल में जितनी भी कारक आय निकल रही है, कारक आय आ रही है लोगों के पास, उसी का अनुमान लगा लूं तो भी मुझे जीडीपी मिल जाएगी, क्योंकि कारक आय इसके समान है और यह इसके समान है, ठीक है। तो मेरे पास 3 तरीके हैं जीडीपी निकालने के। या तो मैं वस्तुएं और सेवाओं का मूल्य निकाल के उनको जमा कर दूं, मुझे जीडीपी मिल जाएगी, या मैं भारत देश में जितना भी कुल व्यय हुआ है एक साल में उसका आकलन कर लूं तो मुझे जीडीपी मिल जाएगी, या भारत देश में जितनी आय की उत्पत्ति हुई है, कारक आय की उत्पत्ति हुई है एक साल में, उसका आकलन लगा लूं तो मुझे जीडीपी मिल जाएगी, है ना। तो ये 3 तरीके हैं जीडीपी निकालने के। और यहीं से भारत देश, जो असल भारत देश है जिसमें यह मान्यताएं नहीं है, असल भारत देश की भी जीडीपी का आकलन हम इन्हीं तरीकों द्वारा करते हैं, ठीक है। और इन 3 तरीकों के अलग अलग नाम है। यदि हम वस्तुएं और सेवाओं के मूल्यों को जमा कर दें, उस तरीके से हम जीडीपी का आकलन करें, तो उस तरीके को हम कहते हैं उत्पाद या मूल्यवर्धित विधि। उत्पाद या मूल्यवर्धित विधि, ठीक है। अच्छा, यदि मैं इस तरीके से जीडीपी का आकलन करूं तो उस तरीके को हम कहते हैं व्यय विधि, ठीक है। और यदि मैं ये तीसरे तरीके से कारक आय का अनुमान लगा के जीडीपी का आकलन करूं तो इस तरीके को, इस पद्धति को हम कहते हैं आय विधि,
ठीक है। तो भारत में जीडीपी का आकलन 3 पद्धतियों द्वारा किया जाता है। 3 विधि हैं, 3 ऐसी विधि हैं भारत के जीडीपी का आकलन करने की। विधि नंबर 1 उत्पाद या मूल्यवर्धित विधि, ठीक है। विधि नंबर 2 व्यय विधि, विधि नंबर 3 आय विधि, ठीक है। जीडीपी अनुमान पद्धतियां, ये 3 पद्धतियां हैं जिनके द्वारा जीडीपी का आकलन किया जाता है, ठीक है। अब आज की कक्षा को मैं यहीं रोकता हूं। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग पहली बार अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा हो सकता है। देखिए, जो कुछ भी मैं कक्षा में पढ़ा रहा हूं, मैं चाहूंगा कि आपके मस्तिष्क में वो घुसे भी सही, है ना। तो आज के लिए बहुत लोगों के लिए बहुत सारी जानकारी हो सकती है जिसे उन्हें एकत्रित करके अपने दिमाग में घुसाना है ना। तो इसीलिए आज की कक्षा को मैं यहीं रोक देता हूं। जो राष्ट्रीय आय लेखांकन का जो हमारा विषय है, उसके जो बाकी बचे हुए उप विषय हैं, उन्हें हम कल के लेक्चर में करेंगे, ठीक है। अच्छा, आज के लेक्चर के जो आपको नोट्स मिलेंगे ना, वो भाग 1 भाग 2 दोनों के मिल जाएंगे। राष्ट्रीय आय लेखांकन को 2 भागों में बांटा हुआ है। भाग 1 हमने आज कर लिया, भाग 2 हम कल करेंगे। दोनों भागों के आपको नोट्स आज ही मिल जाएंगे। मैं आपसे बस विनती करूंगा कि कल के लेक्चर होने के बाद ही उन नोट्स को पढ़िएगा, तभी आपको समझ आएंगे, ठीक है। चलिए फिर इसी के साथ आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया हो। यदि आपको कोई चीज नहीं समझ आई है तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताइए आपको क्या चीज समझ नहीं आई है। मैं कोशिश करूंगा कि आपके द्वंद्व को, आपके संशय को मैं दूर कर सकूं। चलिए फिर इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। मैं आपसे मिलूंगा कल राष्ट्रीय आय लेखांकन भाग 2 के साथ। धन्यवाद।